मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य या चाणक्य के विषय पर, जो राजनीति विज्ञान में बीए प्रथम वर्ष, बीए ऑनर्स प्रथम वर्ष तथा एमए प्रीवियस के सिलेबस में शामिल है। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महर्षि मनु के पश्चात कौटिल्य का प्रमुख स्थान है। उन्हें अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक रहे। उन्होंने भी एक प्राकृतिक स्थिति की कल्पना की थी, जब सब जगह अराजकता थी और मत्स्य न्याय की स्थिति थी। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया। धर्म और नैतिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादिता से परे था। मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता मनु की लीक से हटकर उन्होंने राज्य के हित को सर्वोपरि रखा। राज्य के हित के सामने वे नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रख देते हैं। हो सकता है राजनीति में इस कुटिल प्रवृत्ति का समर्थक होने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया हो। इसी कारण आचार्य कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। वैसे मनु और कौटिल्य, इन दोनों की विचार परंपरा में बहुत बड़ी खाई नहीं है, क्योंकि वे प्राय एक ही सभ्यता के प्रतिनिधि थे। अंतर है कि मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता मनु धर्म को सर्वोपरि स्थान देते हैं और राज्य को धर्म के अधीन कर देते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य अर्थ को सर्वोच्च स्थान देते हैं। हिंदू पॉलिटी के लेखक केपी जायसवाल लिखते हैं कि कौटिल्य के विचार में अर्थ का तात्पर्य है ऐसी भूमि या क्षेत्र जिस पर मनुष्य बसे हों। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थशास्त्र वह संहिता है जो भूमि अर्जित करने और उसकी अभिवृद्धि करने के उपायों का निरूपण करती है। वर्तमान युग की अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इससे कौटिल्य के अर्थशास्त्र भिन्न है। उस अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य ने लिखी प्रमुख विषय पॉलिटिक्स है, जिसे राज्यशास्त्र या नीति शास्त्र के रूप में भी देखा जाता है। अर्थशास्त्र के 15 भाग, 150 से 180 के आसपास अध्याय और लगभग 180 विषयों पर 6000 श्लोक हैं। इसमें राजनीति, कूटनीति, कानून, प्रशासन इत्यादि के बुनियादी सिद्धांतों को संक्षेप में व्यक्त किया गया है। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के प्रमुख 4 उद्देश्य हैं। पहला, अलब्ध की प्राप्ति, अर्थात जो कुछ भी अभीष्ट है परंतु अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसे प्राप्त कैसे किया जाए। दूसरा, लब्ध का परिरक्षण, अर्थात जो कुछ प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा कैसे की जाए। तीसरा, रक्षित का विवर्धन, अर्थात जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए। और चौथा है संवर्धित का सुपात्रों में विभाजन, अर्थात जिसकी बढ़ोतरी की गई है उसे उपयुक्त पात्रों में वितरित कैसे किया जाए। जो राजा दंड नीति के इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य ने ज्ञान की भी 4 शाखाओं का वर्णन किया, जिन्हें क्रमशः त्रयी, वार्ता, आनुवंशिकी और दंड नीति कहा गया।
कौटिल्य के प्रभुसत्ता सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करें तो कहेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा की स्थिति और शक्तियों का जो विवरण दिया गया है उसे ही पाश्चात्य जगत में प्रभुसत्ता सिद्धांत माना गया। कौटिल्य ने राजा या प्रभुसत्ताधारी की उत्पत्ति की जो व्याख्या दी है वो 17वीं शताब्दी के यूरोप में आए सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से मिलती जुलती होने के कारण इसे समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक भी कहते हैं। चूंकि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में सबसे पहले एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की जाती है, इस अवस्था की कल्पना कौटिल्य ने भी की थी और कहा था कि सबसे पहले प्राकृतिक न्याय की स्थिति मौजूद थी जहां अराजकता थी। ऐसे में प्रभुसत्ताधारी की स्थापना से व्यक्तियों ने जिस राजनीतिक दायित्व की उद्भावना हुई, कौटिल्य ने उस कर चुकाने के दायित्व के रूप में कौटिल्य ने उसी को कर चुकाने के दायित्व के रूप में हमारे सामने रखा। कौटिल्य ने प्रभुसत्ताधारी को पूर्ण शक्तियां प्रदान की और उन्हें प्रदान करने के लिए धार्मिक मान्यताओं का भी सहारा लिया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के सहारे प्रभुसत्ताधारी को कर्तव्यों में भी बांधा। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत और विदेश नीति का सिद्धांत। इसकी चर्चा